हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो। 100% फ्री एजुकेशन मिलती है आपको मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर। चाहे आपको IIT, JEE, नीट, NTSC, ओलंपियाड, आपको जो भी तैयारी करनी हो बैंकिंग, SSC की, उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे आपको बेस्ट टीचर्स, बेस्ट क्वालिटी के साथ में एजुकेशन मिलती है और वो भी पता है कि आपको फ्री में। देखिए, जैसे कि कक्षा 11वीं संस्कृत व्याकरण में कोर और इलेक्टिव दोनों प्रकार के बच्चों के लिए हमने जो संधि का प्रकरण उठाया था और उसमें हमने 8 प्रकार की स्वर संधि, 10 प्रकार की व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में भी हमने उत्व और रत्व, ये दोनों ही संधियां हमने आपको सिखा दी। अब हम किस पर पहुंच चुके हैं? सत्व संधि पर। अब जिसमें हम सीखेंगे कि सत्व का अर्थ क्या हो रहा है, सत्व संधि क्या होती है। जैसे कि पता है कि ये एक विसर्ग संधि का भेद है, ठीक है ना। अगर विसर्ग संधि का भेद है और सत्व लिखा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि विसर्ग का स में परिवर्तन हो जाना, यानी स का जहां पर भाव हो जाएगा, यानी विसर्ग जहां पर स में परिवर्तित हो जाएगा, उस संधि को सत्व संधि कहा जाएगा। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि स जो हमारे होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। हमारी वर्णमाला में स जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, श, श और स, ठीक है। श तालव्य श, तालु से जिसकी ध्वनि निकलती, मूर्धन्य श, श जिसको भाई हम जब इस श को बोले तब हम अपनी जीभ को पलट लें और फिर जब ध्वनि निकालते हैं वो हमारा श, सही इसका उच्चारण होता है। और ये दंती सा होता है जिसकी ध्वनि दांत से टकराकर निकलती है, सा, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 सा होते हैं। अब ये 3 जो सा हैं, अब ऐसी कौन सी जगह होगी? अपने मन से तो हम नहीं बता लेंगे कि जैसे हमारे सामने ये लिख दिया दुहु और कर्म, ठीक है, और यहाँ लिख दिया हमने दुहु परिणाम। क्या लिख दिया? दुहु परिणाम। तो अब यहाँ पे हम भाई ये जो हमारा विसर्ग है, विसर्ग लिखा हुआ है, विसर्ग को हम कौन से सा में बदल दें? क्या इसको हम तालव्य सा में बदल दें? क्या हम इसको मूर्धन्य सा में बदल दें? क्या इस आधे सा में इस प्रकार से लिख दें, या फिर ये वाला सा आएगा? तो यहाँ पर ये हमारे सामने समस्या आती है कि हम विसर्ग को किस श में परिवर्तन करें, क्योंकि हमारे पास 3 हैं। रत्व में हमें पता था कि विसर्ग में हमें विसर्ग को र में बदलना है और र एक ही वर्ण होता है, 2-4 तो होते नहीं हैं। उत्व में हमें पता था कि विसर्ग को उ में परिवर्तित करके और आगे वाले आ से जोड़ करके उसको ओ की मात्रा में बदल देना है, तो उत्व संधि सरल हो गई। लेकिन यहाँ पे आई सत्व संधि जिसमें हमें 3 प्रकार के सा मिल गए। तो अब इनको ढूंढने के लिए, इनको पता करने के लिए कि किन जगह पर हम क्या लगा दें, कौन सा सा लगाएं विसर्ग के स्थान पे, उसके लिए चलते हैं, हम कुछ नियम देख लेते हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं कि भाई हमारे जो व्यंजन वर्ग होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। व्यंजन वर्णमाला पढ़ी है हमने, छोटा बड़ा पढ़े हैं, तो का से लेके ह तक ये हमारे मूल व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब ये व्यंजन जब होते हैं तो जैसे का से शुरुआत होती है वर्णमाला की, तो क, च, ट, त, प, ये 5 परिवार आते हैं, 5 वर्ग भी कहते हैं, लेकिन हम इसलिए आपको परिवार से जिससे आपको मन में याद रहे, भूले ना आप कभी भी। तो ये 5 परिवार आते हैं और इन 5 परिवार में 5-5 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 5-5 सदस्य होते हैं। तो हम यहाँ जरा लिख लेते हैं, क्योंकि भाई बिना आप जैसे कि आप अपना भाई संधि का नियम लगा रहे हैं, तो निश्चित बात है कि विसर्ग के बाद या तो स्वर लिखा हुआ होगा या व्यंजन लिखा होगा, इन्हीं में से तो कोई होगा। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि देखिए, क, पहले हम 5 वर्गों की बात कर लेते हैं। तो पहला वर्ग हमारा कौन सा आया? क वर्ग। दूसरा कौन सा आया? च वर्ग। तीसरा कौन सा आया? ट वर्ग। याद रखने के लिए भूल जाते हैं भाई वर्णमाला, तो कचट तप याद रख लो, तो आपको याद हो जाएगा कि क, च, ट, त, प, पता चल जाएगा कि भाई कौन सी लाइन कब आनी है, ठीक है। इस तरह से याद कर लीजिए। तो क, ख, ग, घ और इंगा। फिर हमारा हो गया च, छ, ज, झ, य। फिर हमारा हो गया ट के बाद ये ठ, फिर ड, ठ, ड और ये ढ और ण, ठीक है। त, थ, द, ध, न, और ये हो गया प, फ, ब,
भ और म। ठीक है, ये हमारे पास हो गए 5 वर्गों के वर्ण। अब इनमें अभी हमने जब अपनी कौन कौन सी संधि पढ़ी थी, उत्व और रत्व, उत्व और रत्व पढ़ी थी, और उसमें नियम क्या आया था कि विसर्ग के बाद 3 4 5 क्या हो, 3 4 5। ठीक है, तो ये जो 3 4 5, 3 4 5 क्या इनकी बात करी जा रही है? बिल्कुल नहीं। 3 4 5 बात की जा रही है हर एक परिवार का तीसरा, चौथा, पांचवा सदस्य। कौन सा हुआ? पहला ये सदस्य हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, पांचवा ये हुआ। तो हमने संधि में आपको सिखाया था कौन सी, रत्व और उत्व संधि में, कि विसर्ग के बाद 3 4 5 हो, या कोई स्वर हो, या फिर यारा लावा हा हो। अब जबकि हमने स्वर कोई भी स्वर होने पर, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होने पर, और य, र, ल, व और ह होने पर हमने किसका नियम लगाया है? कहेंगे हमने 2 संधियों के नियम लगाए। कौन सी संधियों के? कहेंगे रत्व, रुत्व भी कहते हैं, रत्व भी कहते हैं। ऊ का लोप हो जाता है, इसीलिए फिर उसको रत्व कह दिया जाता है। तो बोले हमने 2 संधियों के नियम देखे कि विसर्ग के बाद अगर रत्व संधि में और उत्व संधि में, ये 2 नियम हमने देखे थे कि विसर्ग के बाद अगर कोई भी स्वर हो तो स्वर चले गए किसमें? रत्व और उत्व में। फिर कहा तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या फिर यारा लावा हा हो, तो विसर्ग रा में भी बदलता है और ऊ में भी बदलता है। रा में कब बदलता है? जब विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई अन्य मात्रा हो तब रा में बदलता है, और विसर्ग के पहले यदि अ की मात्रा है तो ऊ में बदलेगा। तो ये हमने नियम पढ़ लिया था। अर्थात अब बचे क्या क्या? अब कौन से वर्ण बचे? विसर्ग के बाद ये सब आने पर विसर्ग रत्व या उत्व में बदलेगा, ये हमने सीख लिया। तो अब हमारे पास वर्णमाला में क्या बचा? अब कहेंगे अब हमारे पास वर्णमाला में बचे पहले और दूसरे अक्षर और तीनों प्रकार के श बचे। श, श और स, ये 3 प्रकार के भाई हमारे पास स बचे, और ये पहले और दूसरे अक्षर बचे। अर्थात अब जो सत्व संधि का नियम होने वाला है वो सत्व संधि इनके लिए आई है। किनके लिए आई है? इन पहले और दूसरे वर्ण के लिए और तीनों प्रकार के सा के लिए। तो सत्व संधि में अब इस प्रकार से आप एक चाहे तो आप एक टेबल बना सकते हैं। समझ रहे हैं? आप ये टेबल बना सकते हैं कि रत्व और उत्व संधि कब होती है इन वर्णों के लिए, और बाकी के बचे कौन कौन से वर्ण, पहला और दूसरा और तीनों प्रकार के सा, इनमें सत्व संधि का नियम लगता है। यानी विसर्ग के बाद यदि पहला या दूसरा वर्ण है या फिर तीनों प्रकार के सा दिखाई दे रहे हैं तो विसर्ग हमारा सा में बदलेगा। लेकिन अब यहाँ पे बात ये आती है, तो हम इनको कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि बाकी सब के लिए हमने ये चीज़ सीख ली। लिखते जाइएगा। देखिए हम बार बार कहते हैं कि जो चीज़ हम बोर्ड पे बताते हैं उसको जरूर लिख लिया कीजिए, क्योंकि वो हम थोड़ा सरल तरीका आपको बताने की प्रयास करते हैं। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि ये हमारे पास रह गए स, श, श, स, इतने रह गए। इनके लिए सत्व संधि का नियम लगेगा, विसर्ग स में परिवर्तित होगा इनके लिए। लेकिन अब आपके सामने समस्या आएगी कि सा तो है हमारे पास 3, श भी है, श भी है और सा भी है, तो कहाँ पे कौन सा लगाया जाए? तो सबसे पहले जो सरल हैं उनके लिए हम पहले देख लेते हैं कैसे। हमने उच्चारण स्थान देखा। उच्चारण स्थान देखा कि ये है हमारा तालव्य श। कौन सा है? तालव्य श। ये कौन सा है? मूर्धन्य श, मूर्धा से निकलने वाला, और ये है हमारा दंती सा। ठीक है, तो यहाँ पे इन वर्गों से हम पूछेंगे कि अब आप हमें बताओ कि आपका उच्चारण स्थान क्या क्या है। आप अपना अपना उच्चारण स्थान बताओ। तो ये च और छ कहेगा कि हमारा जो उच्चारण स्थान है वो है तालव्य। ठीक है, ये हो गया तालव्य। ठीक है, हो गया। अब टाठा से कहा, बोले आपका स्थान क्या है? बोले हमारा है मूर्धा, तो हमें मूर्धन्य कहते हैं। और सिंपल भाषा में लिखना है तो तालु। ठीक है, तालु से इनकी ध्वनि निकलती है, मूर्धा से
ट और ठ की ध्वनि निकलती है। मूर्धा क्या होता है? दंत से हमारा ता था दाधा निकलता है। ओष्ठ से यानी होंठ की जो ध्वनि होती है वहाँ से हमारा पाफा निकलता है, और कंठ से ये हमारा काखा वर्ण निकलता है। इन चीज़ों से क्या सरल हो जाएगा और याद रहेगा और कभी भूलेंगे नहीं, इसलिए हम ये चीज़ बता रहे हैं कि क्यों, कहाँ पे कौन सा सा किस वजह से आता है, कारण क्या है। कारण ये है कि देखिए चा और छा तालु से निकल रहे हैं, और तालु से ही निकलने वाला हमारे पास एक ये जो शा होता है, अर्थात इसका सीधा सीधा ये नियम मान लीजिए ये कि अगर चा और छा के विसर्ग के बाद अगर आपको चा या छा दिख रहा है तो विसर्ग अगर बदलेगा तो किस सा में बदलेगा? कहेंगे तालव्य सा में, क्योंकि ये कहेंगे कि हमारे पास तालु वाला शा है, तो हमारा तालु वाले शा में हमारे विसर्ग को बदलो। तो विसर्ग चा और छा को देख करके किस में बदलेगा? तालव्य शा में बदलेगा। तो आपने ज़्यादातर देखा होगा कि आप जब संस्कृत पढ़ते हैं तो उसमें श ये बहुत जगह लिखा हुआ होता है, बहुत जगह लिखा हुआ होता है। क्यों लिखा होता है? क्योंकि जो हमारा, और उसको लिखा किस प्रकार से जाता है? आधे शा को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर हमें लिखा हुआ इस तरह से मिलता है, और उसमें ये च ऐसे मिला दिया जाता है। तो जैसे निश्चल, निश्चित, ठीक है, कश्चित, ठीक है, कश्च, तो ये श को इस प्रकार से दिखाया जाता है जिससे आपको समझ में आ जाए। क्यों आया? श क्यों बदला? विसर्ग हमारा शा में क्यों बदला? बताइए। क्योंकि चा और छा की ध्वनि तालु से निकलती है और शा की भी तालु से निकलती है, तो तालव्य वाला आ गया इनके साथ में। बोले मैं, शा ने कहा कि मैं जाऊंगा, विसर्ग ने कहा कि अगर मैं बदलूंगा तो तालव्य शा में ही बदलूंगा। किन के लिए? चा और छा के लिए। तो फिर इस तरह से तो फिर मूर्धा ने भी कहा कि ट ठ की जो हमारी ध्वनि है वो मूर्धा से निकलती है। अगर ध्वनि मूर्धा से निकलती है तो कहेंगे विसर्ग क्या एकाद ऐसा कोई शा है जो मूर्धा से निकलता हो? बोले बिल्कुल है, ये है मूर्धन्य शा। तो क्या करेंगे? अगर टा और ठ है, विसर्ग के बाद अगर टा और ठा से शुरू होने वाला कोई वर्ण आ जाता है, कोई शब्द आ जाता है, तो हमारा विसर्ग शा में बदल जाएगा। फिर यहाँ पे कहा दंती सा। अब क्योंकि ये त और थ का उच्चारण स्थान दंत है, तो इनके लिए विसर्ग के बाद त और थ होने पर विसर्ग जो बदलेगा वो दंती सा में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये तो भाई हो गई अपने अपने परिवारों की बात कि भाई तालव्य शा में हो गया, मूर्धन्य शा में हो गया, दंती सा में बदल गया, बदल गए। अब लेकिन बच्चे कौन कौन? कंठ और ओष्ठ। अब इनकी बारी आई। अब ये कहेंगे कि भाई हमारा स्थान है कंठ, और पा ने कहा, पाफा ने कहा हमारा स्थान है ओष्ठ, और कहेंगे इन तीनों सा में ऐसा तो कोई सा है ही नहीं जो कंठ से निकलता हो और ओष्ठ से निकलता हो। तो क्या हमारा जो विसर्ग है वो क्या कभी बदलेगा ही नहीं? क्या हमारा विसर्ग नहीं बदलेगा? बदलेगा। बोले कैसे बदलेगा? लेकिन इसके लिए क्या लग गए? क ख प फ के लिए अलग प्रकार के दो नियम लग गए। तो इसने तो साफ साफ मना कर दिया, नहीं मैं किसी के साथ नहीं जाने वाला, मैं तो केवल परिवर्तित होऊंगा तो किनके संग में? चा और छा के संग में होऊंगा, नहीं तो नहीं होऊंगा। लेकिन इन दोनों सा ने कहा हम तुम्हारी मदद करेंगे। विसर्ग से कहा हम तुम्हारी मदद करेंगे क ख आ जाने पर, प फ आ जाने पर। तो इस शा ने कहा मैं भी बदल सकता हूँ, सा ने कहा मैं भी बदल सकता हूँ। तो अब विसर्ग के सामने समस्या आई कि हम दो शा तैयार है बदलने के लिए, शा भी तैयार है, सा भी तैयार है, तो मैं क्या करूं? मैं किसको बदलवाऊं अपनी तरफ से? मैं किसको बदलवाऊं? मैं किससे बुराई मोल ले लूं? भाई इसने तो बिल्कुल साफ तौर पे क ख प फ की मदद करने से मना कर दिया। लेकिन बेचारे ये दो सा ने कहा कि नहीं ठीक है, तुम्हारे कंठ और ओष्ठ से शुरू होने वाला कोई आपके पास सा नहीं है, तो हम दोनों में से कोई भी एक आ जाएगा। तो यहाँ पर अब विसर्ग के सामने समस्या आई कि बताओ हम शा में बदलें या सा में बदलें, किससे बुराई मोल ले लें? तो उन्होंने कहा ठीक है हम दो एक अपने नियम बनाए देते हैं। बोले ऐसा कर लेते हैं कि अगर विसर्ग के पहले
विसर्ग के पहले अगर अ से अंत होने वाला अगर कोई शब्द है, अकारांत शब्द है, तो विसर्ग सिंपल सा में बदल जाएगा। सिंपल समोसे का सा, दंती सा। ठीक है, याद रहेगा आपको। अगर अकारांत शब्द है यानी कोई भी अगर शब्द हमारा अ से अंत हो रहा है तो विसर्ग सा में बदल जाएगा। और बोले दूसरी कंडीशन क्या लगा दी, बोले आ की भिन्न अगर कोई मात्रा है, आ को छोड़ करके अगर और कोई स्वर की मात्रा अगर किसी शब्द में लगी हुई है तो फिर ये हमारा शा में बदल जाएगा। तो बोले दोनों सा खुश हो गए, दोनों शा खुश हो गए। और यही नियम कहा, बोले यही हमारा पा और फा के साथ में चलेगा। अगर अकारांत तो हो रहा है शब्द तो विसर्ग अ में बदलेगा, और अगर अन्य कोई मात्रा आ रही है तो विसर्ग शा में बदल जाएगा। तो इतनी सी कहानी है सत्व संधि की। फिर ये तीनों शा कहेंगे भाई हमारे पहले अगर विसर्ग लगा हुआ हो तो वो कैसे बदलेगा, बोले क्रम से बदलेगा। बोले तालव्य शा के लिए तालव्य शा बदलेगा, मूर्धन्य शा के लिए मूर्धन्य शा बदलेगा, दंती शा के लिए दंती शा बदलेगा। तो इनमें तो कोई झगड़े वाली बात ही नहीं है कि तालु का तालु है, शा का शा है, सा का सा है। ठीक है, और विकल्प से बदलता है, जरूरी भी नहीं होता कि बदल ही दो, विकल्प से बदल भी सकते हो, नहीं भी बदल सकते हो। तो ये इतनी कहानी है हमारी सत्व संधि की। तो अब इसको हम आपको समझा देते हैं किससे, उदाहरण से। थोड़े उदाहरण देखेंगे कि देखो ये क्या लिखा हुआ है, सत्व संधि के नियम क्या कहते हैं। विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, विसर्ग से पहले स्वर हो। अब बोले स्वर तो होगा ही भाई, या तो अकारांत होगा या कोई इकारांत होगा, और बाद में कह रहे च और छा हो, कोई भी स्वर हो। यहाँ पे अकारांत भी दिख रहे हैं, इकारांत भी दिख रहे हैं। देखो ये सारे क और ये ल, ये सब कैसे हैं, अकारांत दिख रहे हैं, ये इकारांत दिख रहे हैं। तो कोई भी स्वर की बात है, बोले यहाँ तो ऐसा कुछ हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमें विसर्ग दिखा किसी शब्द के अंत में और उसके बाद में अगर च और छा दिख गए तो सीधे हम विसर्ग को शा में बदल देंगे और ये हमारा बन जाएगा निश्चल। ठीक है, और कैसे भी लिखा जा सकता है इसको, इस प्रकार से भी, निश्चल। ठीक है, छा ऐसा भी बदलता है, ऐसे भी बदलता है। ठीक है, चा के साथ में ये इस प्रकार से भी लिखा जाता है, ये इस प्रकार से निश्चल। ठीक है, निश्चल, निश्चल, निश्चय, कश्चित, कश्चौरः, बालश्चलति। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे हमें क्या, चा और छा के लिए ये तालव्य शा में बदल जाएगा विसर्ग। बस इतनी हो गई कहानी। चलिए अब आगे देख लीजिए, टा और ठा कहाँ से आता है, मूर्धा से। तो किस में बदलेगा, मूर्धन्य शा में। तो देख लीजिए, विसर्ग के बाद ट, निसर्ग के बाद द। ठीक है, स्वर यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर अभी इधर तक नहीं चलेगा। ना चा वर्ग के लिए किसी स्वर को हमें ज्यादा पहचानने की जरूरत है, ना ही टा वर्ग को, ना ही ता वर्ग को, क्योंकि इनके जो हमारे तीनों सा हैं वो अपने अपने उच्चारण स्थान की वजह से सीधे सीधे पहुंच जाते हैं। तालु के लिए तालव्य शा पहुंच जाता है, मूर्धा के लिए मूर्धन्य शा पहुंच जाता है, दंती सा दंतव्य जो हमारे अक्षर होते हैं ता था, उनके लिए दंती सा पहुंच जाता है। ठीक है, तो इनके लिए तो हमें स्वर देखने की जरूरत है ही नहीं कि भाई कोई ना कोई किसी ना किसी से तो हो ही रहा होगा। देखो अकारांत भी है, इकारांत भी है, उकारांत भी है, कोई भी स्वर हो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमें स्वर की पहचान नहीं करनी, हमें पहचान कब करनी पड़ेगी, कौन कौन सी वर्ग आएंगे हमारे, का वर्ग के दोनों अक्षर और पा वर्ग के जब अक्षर दोनों आएंगे तब हमें स्वरों को जरूर पहचानना पड़ेगा कि विसर्ग के पहले कौन सा स्वर है, क्योंकि दो हमारे सा में डील हुई है। क्या क्या डील हुई है, क्या उनमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये हो गया कि विसर्ग के पहले अगर अकारांत होगा, विसर्ग के पहले जो अक्षर है वो अगर अ से अंत हो रहा होगा, जैसे ये राम अ से अंत हो रहा है, माँ को तोड़ो तो ये किससे अंत हो रहा है, अ से। माँ जो बना हुआ है राम का, माँ को अगर तोड़ो तो माँ राम जो शब्द निकला वो किससे अंत हो रहा है, अ से। माँ से अंत नहीं हो रहा, अ से अंत हो रहा है। अगर अकारांत शब्द है तो विसर्ग हमारा किस में बदलेगा, साधारण सा में बदलेगा। और अगर अन्य कोई मात्रा है, अन्य कोई स्वर है, अन्य कोई भी स्वर हो, अन्य कोई भी अगर स्वर है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो बोले तो फिर मूर्धन्य शा में बदलेगा। तो तब स्वर की हमें पहचान करनी पड़ेगी। बस तब इतनी सी बात है। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया कि अन्य कोई स्वर, कोई स्वर। ठीक है,
ऐसे छोटी सी टेबल बना के याद रख लीजिए तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ तो भाई सीधी सीधी बात है कि टा और ठा के लिए मूर्धन्य श बदलना है, तो ये हो जाएगा धनुष टंकार निष्ठुर रामश टीकते रामश ठक्कुर, बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विग्रह करते समय तो बिल्कुल साधारण है, तीनों प्रकार के सा कहीं दिख रहे हो तो सीधा बस सा को लेके विसर्ग में बदल दो और विग्रह हो जाता है, तो इसमें तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं। अब ता और था दंत से निकलते हैं, दंतव्य हैं, इनका उच्चारण स्थान दंत है तो दंती सा में बदल जाएंगे, दंती सा हमारा सा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी ऐसा कोई नहीं है कि कौन सा स्वर हो कौन सा नहीं हो, कोई नहीं। यहाँ नमः ते तो नमस ते रामस्तरति मनस्ताप नरस दूत करोति, ठीक है, कोई समस्या आ रही है, कुछ नहीं हो रहा है ना सा। और इनको अभी बस हम थोड़ा भी विच्छेद का भी आपको तरीका बता देंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं विसर्ग के बाद अगर श स स हो, अगर विसर्ग के बाद स श स हो तो भाई सीधी सी बात है, इस वाले शा के पहले ये वाला शा आ जाएगा, इस वाले शा के पहले मूर्धन्य शा आ जाएगा और इसके पहले दंती सा आ जाएगा, तालव्य शा मूर्धन्य शा और हमारा दंती सा। तो देखिए हरि ही शेते, और वो भी विकल्प से, तो इसको हरि ही शेते भी लिख सकते हो और आप हरि शेते भी लिख सकते हो। दुह शासन शाह है तो शाह में बदलेगा, शाह है तो शाह में बदलेगा, शाह है तो शाह में बदलेगा, सा है तो सा में बदलेगा, सा है तो सा में बदलेगा, बस इतनी सी बात। कोई दिक्कत आ रही है बताओ, कोई समस्या हो तो बताओ कि हाँ मैम मैं नहीं आ रही है समस्या, बिल्कुल एक उच्चारण स्थान हमें पता है तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं थे पता तो अभी हमने बता दिए। अब आ गया क और पा, तो इनके लिए हमने बता दिया क ख या पा फा, क्योंकि दो दो अक्षर की बात चल रही है, ठीक है ना। तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, बोले देंगे नमः पुरः तिरः शब्द। अब ये नमः पुरः तिरः, इनमें ऐसा क्या है कि जो विसर्ग का सा हो रहा है, क्योंकि इनके जो उच्चारण स्थान है वो कैसे बन रहे हैं, अ से अंत हो रहे हैं। तो देखिए जैसे लिखा है नमः कार, तो देखिए माँ का अंत, इसको तोड़ लीजिए, नहीं आ जाए तो ये ऐसे तोड़ लीजिए कि माँ को अंतिम अक्षर को तोड़ो, क्योंकि इस वाले को तोड़ने से मतलब नहीं है, क्योंकि इसे तो संधि करनी नहीं है। संधि जो होती है वो इनमें परिवर्तन हमें देखने पड़ते हैं। तो विसर्ग के पहले वाले अक्षर को पकड़ा, माँ है, माँ को तोड़ के देखिए कौन सा स्वर है, अ से अंत हो रहा है, तो विसर्ग किस में बदलेगा, साधारण सा में। तो हम क्या कर देंगे इसको, भाई नम जो है तो उसको जैसा का तैसा रहने देंगे, केवल हम ये पहचान के लिए देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसको कि आ को हटा के ही हम सा कर दें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें केवल इसको पहचान करने के लिए देखनी है कि हाँ ये माँ देखो अ से अंत हो रहा है ना, तो ये विसर्ग सा में बदलेगा। तो नम को जैसा का तैसा लिख देंगे और विसर्ग हो जाएगा स और ये हो जाएगा नमस्कार, ठीक है, पुरस्कार, नमस्कार। तो ये सारी चीजें हमारे किससे बन जाती हैं, अ के होने से, ठीक है। तो देखते जाइए, ये देखिए क्या हो गया, नमस्कार, तिरस्कार, पुरस्कार, पुरस्कृत, तिरस्कृत, नमस्करोति, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सारे जो म है, र है, इन ये सभी कैसे हो रहे हैं, हमारे अकारांत हो रहे हैं, अ से अंत होने वाले शब्द बन रहे हैं, ठीक है, इसीलिए ये साधारण सा में बदल गया। अब इसी के सामने देखिए, अब हम अगला ले लें। तो अगला कह रहा है कि अब देखो अ से अन्य कोई मात्रा आ गई, ये उ की मात्रा आ गई, ये ई की मात्रा आ गई, विसर्ग के पहली वाली मात्रा देखो, ये उ की मात्रा लगी हुई है, यहाँ ई की मात्रा लगी है, तो अब किस में बदलेगा, बोले तो अब हमारी कॉन्ट्रैक्ट खत्म, सा का खत्म, अब किसका रोल आने वाला है, बोले अन्य कोई स्वर होने पे क ख ये हो गया प और फ, यहाँ पे अन्य कोई अगर स्वर है तो किसको छोड़कर, आ को छोड़कर, आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर है तो किस में बदलेगा, तो फिर श में बदलेगा। विसर्ग हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा, श में बदल जाएगा। तो देखिए हो गया धनुष पाणी, धनुष कपालम, आयुष काम, आयुष्मान, निष्काम, हविष पात्रम, सर्पिष पात्रम, दुह कर्म, दुष्कर्म, दुह कर्म बन जाता है दुष्कर्म,
इसीलिए बनता है। देखिए आविष्कार, बहिष्कृतम, दुष्कार, क्या बन गया हमारा, प्रादुष्कार और चतुष्पाद। ठीक है, कोई दिक्कत आई? इतनी सी सत्व संधि है। अगर हमने बस इस एक चीज़ों को याद रख लिया कि हमें कौन से सा को कहाँ परिवर्तित करना है, तो आपके लिए ये संधि आसान हो जाएगी, बिल्कुल सरल हो जाएगी। अब तोड़ने की बात आए, तोड़ने की बात कैसे याद रखना है भाई, लिखा हुआ है हमारे सामने निश्चित, तो शा और चा का जहां मेल हो जाए, आधा शा दिख जाए, ठीक है, ये लिखा पुरस्कार, सा और का मेल दिख रहा है, ठीक है, ये लिखा धनुष टंकार, ठीक है, शा और टा का मेल दिख जाए, ठीक है। यहाँ हमने कहा दुष्कर्म, तो यहाँ पे शा और का दिख गया। फिर हमने कहा यहाँ पे अपना ता वाला कोई भी भाई शब्द ले लिया, सा और ता का भाई कहीं पे भी मेल दिख रहा हो, ठीक है, ये तो ये हमें पहचान करनी है, ठीक है। कैसे कि अगर शा और चा मिले हुए हैं, अगर चा छा लिखा हुआ है और उसके पहले आधा शा हो, का ख लिखा हुआ हो उसके पहले आधा सा हो, टा ठा लिखा हुआ हो उसके पहले आधा शा हो, का के पहले शा हो, ता के पहले सा हो, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको जो सा है उसको किस में बदल देना है, विसर्ग में, और ये निश्चित, ये हो जाएगा पुरस्कार था, तो ये क्या हो जाएगा, पुरहकार। कुछ नहीं बदलना है, केवल उस सा को बदल देना है, ये हो जाएगा धनु टंकार, ये हो जाएगा दुहु कर्म। यहाँ अपना कोई भी भाई जो भी शब्द होगा वो भाई इस त लिखा हुआ होगा तो विसर्ग हमारा बदल के त में लिख देंगे, ठीक है। तरती या कुछ भी, जैसे लिखा हुआ है बालकः तरती, बालकस तरती हो जाएगा, भाई ये लिख दिया बालकः और यहाँ लिख दिया है तरती, तो यहाँ पे ये जो विसर्ग जो लिखा हुआ था बालकस तरती, तो सा को हटाओ और ये लिख दो बालकः तरती, ठीक है। बस इतनी सी याद रखना है, केवल सा को हटा देना है, शा को हटा देना है। तीनों प्रकार के सा कहाँ कहाँ पे होते हैं ये हमने आपको बता दिया, बस इस प्रकार से, क्योंकि का के पहले कौन कौन से सा, का और पा वर्ग के पहले दो प्रकार के सा आ सकते हैं, एक साधारण सा दंती सा आ सकता है, मूर्धन्य सा आ सकता है, ठीक है। अगर ये आपको पता है तो आपकी संधि बहुत अच्छे से पूरी हो जाएगी, कहीं पे भी कभी भी गलती नहीं होगी, और जब आप पाठ पढ़ेंगे तो उसमें भी सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी कि हाँ देखो यहाँ पर शा और चा का मेल हुआ है, अर्थात इसमें निश्चित ही हमें अगर इसको अलग करना है तो शा को हटा के विसर्ग में बदल दो तो हमारा सही शब्द हमारे सामने आ जाएगा, तो अर्थ बताना आसान हो जाता है आपके लिए, ठीक है। चलिए ये सारे वीडियो और आपको हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे मिल जाएंगे और एप्लीकेशन पे भी मिल जाएंगे। आप कहेंगे क्या यूट्यूब पे नहीं है? नहीं, यूट्यूब पे तो है ही, ठीक है, लेकिन क्या होता है यूट्यूब पे जब बच्चे ढूंढते हैं तो वो भ्रमित ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे हो गए, एक नहीं बहुत सारे वीडियो हो गए। इसीलिए भाई अपनी क्लास के लिए व्याकरण आप पढ़ रहे हो तो आप सीधे वेबसाइट पे जाइए, magnetbrains.com लिखेंगे, यहाँ देखेंगे पेज ओपन हो गया, यहाँ इंग्लिश मीडियम की 11th क्लास को क्लिक किया तो 11th क्लास के आपके सामने वीडियोज़ आ गए। यहाँ पे देखिए भास्वती की वीडियो है, ऐसे ही व्याकरण का पेज बन जाएगा, ओपन करेंगे तो इस तरह का व्याकरण का भी पेज आपके सामने आ जाएगा। पाठ एक संधि मिल जाएगी आपको वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुशल प्रशासन है, व्याकरण में संधि मिल जाएगी, और यहाँ पे लेक्चर आ जाएंगे कि 20-22 हमने जितनी संधि करवाई हैं वो सब आपको मिल जाएंगी। क्लिक कीजिए, संधि की लिस्ट आ जाएगी, अब सारी संधि के करके पढ़ लीजिए तो आपकी सारी संधियाँ एक बार में पूरी, ठीक है ना। वीडियो ओपन कर लीजिए, मिल गया वीडियो, ठीक है। इससे लिस्ट में ये पता चल जाता है कि आपके लिए हमने कितने वीडियो बनाए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ढूंढना आसान हो जाएगा तो पढ़ना भी आसान हो जाएगा। बच्चे हमसे पूछते हैं कमेंट में कि मैम इसके आगे पीछे का वीडियो कहाँ पे है, तो इसलिए हमने बता दिया। एप्लीकेशन एक्सेस कर लीजिए तो उसको भी आपको कोई पैसे नहीं देना है, वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करवाते हैं तो भी पैसे नहीं देना है, यूट्यूब पे फ्री है, मतलब मैग्नेट ब्रेन्स पे कुल मिलाकर आपको एजुकेशन बिल्कुल फ्री मिलनी है। तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, मिलते हैं अगले वीडियो में। लास्ट हमारी विसर्ग की संधि है कि लोप कहाँ हो जाता है विसर्ग का, उसको पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।